दिन के 12:30 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको दे दें, 11 बजे तक तकरीबन 20% वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे समय और ज्यादा गुजरेगा उसके बाद वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलेंगे, पुलिस स्टेशन तक पहुंचेंगे और फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत। और आज तो वोटर्स का दिन है। फिलहाल आपको कंप्यूटर बाबा की मदद से दिखा देते हैं कि अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ है। ये 78 सीटों पर 15 जिलों की वोटिंग लगातार जारी है। अपने आप में ये इलाके काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपको दिखा रहे हैं। सीमांचल की 24 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ किशनगंज, जहां पर सबसे ज्यादा तकरीबन 60% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। ये बीच का पूरा इलाका। आपको बता दें कि सहरसा, सुपौल, ये मधेपुरा, ये तमाम वो इलाके जो यादव बहुल माने जाते हैं और यहाँ पर अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश खासतौर से महागठबंधन की ओर से की जा रही है। तेजस्वी यादव M22 समीकरण के चलते आगे बढ़ना चाहते हैं। मिथिलांचल का पूरा इलाका ब्राह्मण बहुल वो इलाका जहां पर बीजेपी की पैठ रही है। वहां की 13 महत्वपूर्ण सीटें जिसको अपने पक्ष में लाने की कोशिश और कवायद। और ये पूरा का पूरा इलाका पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का है। आपको बता दें बुलेट रिपोर्टर भी वहां तक पहुंची हुई थी और नेपाल जाकर भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। थोड़ा सा 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे वहां पर वाल्मीकि आश्रम है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि ने बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि रामायण की रचना की थी। अब आ जाते हैं कितने पड़े वोट, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। 243 कुल विधानसभा की सीटें हैं। तीसरे चरण के लिए 78 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। और यहां पर 2005 से लेकर हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, वोट प्रतिशत अब तक क्या रहा है। और अभी तक 20% मतदान हो चुका है। 2015 में 61% यहां पर वोटिंग हुई थी। सिर्फ ये जो वोट प्रतिशत है हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। तीसरे चरण में आज जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर पहले का मतदान फीसदी क्या था। 2015 में शानदार रिकॉर्ड 61%, उसके पहले 2010 में 57%, 2005 में 47%। और यकीनन ये तस्वीर अपने आप में क्या 61% के रिकॉर्ड को ये 20% मतदान जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद क्रॉस कर जाएगा, तोड़ देगा। उम्मीद कम से कम इस बात की हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब जरा जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से बड़े चेहरे जिन पर इस वक्त दांव पर जिनकी सीट लगी हुई है, और वो बड़े चेहरे आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर बाबा को एक बार फिर से खोलते हैं और उसके बाद जो गुड लक सीट है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जिनमें से पप्पू यादव मधेपुरा से चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी सीट आजमा रहे हैं। महारथी यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए हम उनके जो महारथी हैं आ गए। ये देखिए महारथी, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जाहिर तौर पर बड़े चेहरे होते हैं तो थोड़ा इंतजार करना होता है उनका। बिल्कुल उसी तरह से कंप्यूटर बाबा भी लेकर आए हैं। महारथियों में सबसे पहले अगर हम बात करें पप्पू यादव की, बाढ़ के दौरान हम सब ने देखा था पप्पू यादव ने किस तरह लोगों के बीच जाकर उनकी मदद की थी। लेकिन चुनावी मैदान में पप्पू यादव को सिर माथे पर क्या जनता बिठाएगी, ये महत्वपूर्ण है। 2015 में आरजेडी ने इस सीट को जीती थी। 2010 में भी आरजेडी ने ही इस सीट पर मधेपुरा में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार पप्पू यादव खुद चुनावी मैदान में है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर भी अपने चेहरे को उन्होंने अपने गठबंधन के जरिए सामने रखा है। मुख्य मुकाबला देख लीजिए पप्पू यादव का किन किन चेहरों से है। पप्पू यादव जेपीएल प्रमुख हैं। चंद्रशेखर आरजेडी के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे उनका मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। निखिल मंडल जेडीयू से चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे तमाम बड़े चेहरों की तो इसमें आ जाते हैं मुकेश सहनी। देखिए मुकेश सहनी अपने आप में एक बड़ा चेहरा, वीआईपी प्रमुख। 2 साल पहले ही जिन्होंने अपनी पार्टी वीआईपी बनाई वो एनडीए के साथ चुनावी मैदान में है। और दिलचस्प यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन जिन जगहों पर रैली हुई थी वहां पर पीछे जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे उसमें मुकेश सहनी के चेहरे को भी प्रमुखता से तरजीह और जगह दी गई थी। वीआईपी के प्रमुख हैं मुकेश सहनी। 2015 में जेडीयू ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। 2010 में भी जेडीयू ही विजेता रही थी। इस बार सिमरी बख्तियारपुर में मुकेश सहनी क्या कमाल कर पाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और उनके सामने जो प्रमुख उम्मीदवार हैं यूसुफ सलाहुद्दीन आरजेडी से, जबकि एलजेपी से संजय कुमार सिंह चुनावी मैदान में है। ये किसका खेल कहां पर बिगाड़ेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। मुकेश सहनी के बाद अब बात करेंगे लवली आनंद की। ये भी एक प्रमुख चेहरा जिसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लवली आनंद आरजेडी से सहरसा से चुनावी मैदान में है। पूर्व सांसद, 2015 में सहरसा सीट आरजेडी ने जीती थी। 2010 में बीजेपी जीत हासिल की थी। आपको बता दें सहरसा वो सीट है जहां से जेडीयू आज तक कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई है। और देखना महत्वपूर्ण होगा कि सहरसा क्या एक बार फिर से आरजेडी अपने नाम करती है या 2010 वाला प्रदर्शन दोहराते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी
जीत हासिल कर लेती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। तो ये तमाम चेहरे फिलहाल, ये पूरे के पूरे चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। ये चेहरे बीते 3 लगातार जो चुनाव हुए हैं उनमें ये प्रमुख चेहरे, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह पप्पू यादव और मुकेश सहनी, लवली आनंद, इन्हीं के ऊपर टिकी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हुए जरा हम शहरी और अर्धशहरी क्षेत्र की बात कर ले तो वहां की तस्वीर कुछ इस तरह की बनती है एनडीए के। इसके बारे में हम आएंगे, लेकिन चूंकि मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से एक बार उन लोगों की टिप्पणी मैं ले लेती हूं। अभी तक का ये जो वोट प्रतिशत है वो क्या बताता है, और ये 15 तस्वीरें भी सामने हैं। आशुतोष जी, मैं चाहूंगी इस पर आपकी टिप्पणी। इसके साथ ही जो एक बड़ा बयान जिसकी चर्चा अभी तक हमारे और आपके बीच नहीं हो पाई है वो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। किसका भला आज होता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने इमोशनल अत्याचार किया है बिहार के लोगों को। अन्यथा चुनाव के आखिरी मौके पे जब कोई नेता ये कहने लगता है कि मेरा आखिरी चुनाव, आपको याद होगा जब पंजाब को चुनाव हो रहा तो प्रकाश सिंह बादल की तरफ से भी इसी तरीके की बात होती। तो इसका सबसे पहला प्रमाण ये होता है कि आप दरअसल चुनाव आसानी से जीत नहीं रहे और आपको दिक्कत नजर आ रही है और आप परेशान हैं, आप कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ही उद्विग्न हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको मैं कम से कम 30 साल से जानता हूं, जो अपनी शालीनता के लिए जाने जाते हैं, विनम्रता के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से कोई बात कहते हैं। और इस बार तो कई जगहों पर उनकी बेचैनी भी साफ नजर आई जब मंच से ही डांटते हुए वो दिखाई दिए तमाम लोग। मंच से डांट, देखिए वो एक अलग सवाल है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लालू यादव के परिवार पे और उनके बच्चों पर टिप्पणी की, उनकी पत्नी पर टिप्पणी की, वो कम से कम नीतीश कुमार जैसे सीनियर पॉलिटिशियन को शोभा नहीं देता है। और उनको कम से कम इन सब चीजों से बचना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि चुनाव में उनकी कमजोरी सामने आ रही है या उनको हार हो रही है या लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो उसका एक और तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन जब नेता अंत में ये बोले कि मेरा आखिरी चुनाव है, तब आप समझ लीजिए कि वो दीवार पे लिखी हुई इबारत को बहुत स्पष्ट तौर पर पढ़ रहा है और उनको लग रहा है कि अब वो अगली मुख्यमंत्री नहीं होने वाले। मतलब आपका ये कहना है कि इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश यहाँ पर नीतीश कुमार की ओर से की गई है। संजय जी, अब मैं सीधे आपका आरोप करते हुए, ये चुनावी दांव है, दर्द है या फिर सियासी सरेंडर, क्या कहा जाए इसको? तीनों शब्दों का आपने इस्तेमाल कर लिया, मेरे लिए कोई शब्द नहीं छोड़े। ये चुनावी दर्द भी है, ये दांव भी है और मुझे लगता है कि ये आखिरी, क्योंकि कई बार लोग ये कह रहे थे कि ये अगर दांव होता तो ये आखिरी दिन क्यों चलते। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये आखिरी वक्त पर उन्होंने नहीं किया होता और पहले दौर से उन्होंने इस बात की गुहार लगानी शुरू कर दी होती तो शायद उनकी छवि और गिर गई होती। तो मुझे लगता है दर्द इसमें बहुत भरा हुआ था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने बिहार के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी काम नहीं किया। जरूर अपने हिसाब से कुछ चीजों पे तो काफी कुछ काम हुआ। लेकिन अगर उनके 3 कार्यकाल को संजय जी देखा जाए तो 2005 से 2010 की जितनी तारीफ होती है, मतलब सबसे ज्यादा काम उन्होंने उसी 5 साल में किया। उसके बाद थोड़ा कम हुआ 10 से 15 और 15 के बाद से तो ये डावाडोल अपनी कुर्सी बचाने में ही रह गए। इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगते हैं। नहीं, बिल्कुल 2005 से 2010 का कार्यकाल और 2015 से 20 का कार्यकाल अगर दोनों की तुलना करें तो सचमुच काफी फर्क दिखाई पड़ेगा। 2005 से 10 के बीच में उन्होंने बहुत मूलभूत परिवर्तन किए, सड़क, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, और जिसका वास्ता हर व्यक्ति से है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, शहर का हो, ग्रामीण इलाके में हो। लेकिन अगर 2015 से और 20 के बीच की बात करें तो उसमें काफ़ी अड़चने रहीं। पटना में बाढ़ आया, जिस समय उनकी एक तरह से उन्होंने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया। कोरोना के समय में जो तमाम तरह के आरोप लगाए गए, आरोप मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरोप गलत थे, जिस तरह से मिस हैंडलिंग हुई और जो गरीब मजदूर वापस आ रहे थे उनके बारे में जिस तरह के स्टेटमेंट या बिल्कुल सहानुभूति भी नहीं दिखाई गई, इन सब चीजों का असर दिखाई पड़ा जो कुछ हमें कैंपेन में देखने को मिला। जब पटना में बाढ़ आई हुई थी, राजेंद्र नगर जो पटना का सबसे पॉश इलाका माना जाता है, मैं वहीं पर मौजूद थी और पानी ने किस कदर लोगों को परेशान किया था और कई दिनों तक पानी वहां पर भरा हुआ था, हटाने का काम शुरू नहीं किया गया था। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं। शहरी क्षेत्रों में हमने देखा कि वोटर जो घरों से बाहर नहीं निकले, एक तरह की नाराजगी भी, या फिर क्या बदलेगा बिहार में, ये भी एक मानसिकता रही। लेकिन संगीत रागी जी, ये मतलब इस दर्द को आखिरी दौर में ही दिखाने की जरूरत क्यों आन पड़ी जब सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे बीते 15 सालों को? देखिए, मैं 2 टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं पहली टिप्पणी तो ये कि उन्होंने ठीक कहा, 2010 तक की स्थिति अलग थी। हाँ। और संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है। 2015 में वो किसकी संगति में गए? आरजेडी में गए और आरजेडी के साथ जाने के बाद उनमें डिटोरिएशन थोड़ा जरूर हुआ। दूसरी बात में ये कहना, अगर 15 सालों से आप 18 महीने निकाल दें, बाकी तो संगत आप ही लोगों की थी ना। मैंने कहा उसके बाद 2017 के बाद से मोदी जी के संगत में स्थिति और खराब हो गई। नहीं, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मुझे बहुत कम समय मिला है नीतीश कुमार के साथ काम करने का। दूसरी बात में देखिए, हम जरा कैंपेन पर हम लोगों ने अभी तक बात नहीं किया है। देखिए, यदि आरजेडी का जो कैंपेन है वो लगभग सपाट कैंपेन रहा है
और यदि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का यदि हम कैंपेन का आकलन करें तो आपने देखा होगा कि हर तीनों फेज में उन्होंने अपनी रणनीति बदली है, मुद्दे बदले हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मुद्दे को छोड़ दिया गया है। विकास और जंगल राज ये हमेशा एक कॉमन डिनोमिनेटर रहा है, हर कैंपेन में उन्होंने ये जिक्र किया है। लेकिन जब आप सीमांचल आते हैं तो वहां उनको पता है कि किशनगंज, अररिया और यहाँ पर क्या किस प्रकार से पोलराइजेशन होगा या किस प्रकार से लोग मतदाता मतदान करते हैं। तो इमोशनल बातें कहो ताकि मतदाता हमारे पक्ष में आ जाए। सिर्फ देखिए, चुनाव आप जाते हैं तो आप कोई पूजा पाठ करने के लिए जाते नहीं हैं। चुनाव में यदि आप जा रहे हैं तो आप जीतने के लिए ही जाते हैं। लेकिन ये एनडीए में भी कंफ्यूजन की स्थिति, एक सवाल इसका भी जवाब आप जल्दी से दे दीजिए। देखिए, एक तरफ जहां घुसपैठियों के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ वहीं पर जनसभा कहते हैं तो कहते हैं कि चुन चुन को सबको बाहर कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार उसके बाद जब रैली करते हैं तो कहते हैं कि 12 करोड़ बिहारी सब हमारे हैं, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है ये क्या बताती है? एनडीए भी तो मुद्दे पर कंफ्यूज है ना कि किस पर कहां किसको क्या बोलना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और शुरू से यह स्टैंड रहा है कि जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो जिन्होंने आसाम, बिहार, बंगाल, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के जो डेमोग्राफिक, रिलीजियस डेमोग्राफी को जिन्होंने चेंज किया है और वो इलीगल तरीके से आकर के घुस करके रह गए हैं, वो एक ढंग से भारत के अंदर एक बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा हो गए हैं कई, उनको बाहर भगाना है। इस मुद्दे पर बीजेपी आज भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, वो कल भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हमको ये मान करके चलना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा अलग है और नीतीश के एजेंडे अलग हैं। आरजेडी, इसी वजह से नीतीश कुमार का चेहरा गायब कर दिया आप लोगों ने सारे होर्डिंग्स से। वे स्वतंत्र हैं, जैसे नीतीश जी की पार्टी जो है वो अपने एजेंडे को लेकर के चलने के लिए स्वतंत्र है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी एक कोर मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी इस कोर मुद्दे से पीछे नहीं हट सकती है। ठीक है, बिल्कुल ये नहीं हट सकती महत्वपूर्ण बात है। आशुतोष जी से मैं इस पर टिप्पणी लूंगी, लेकिन उसके पहले संजय राउत, देखिए चुनाव बिहार में हो रहे हैं लेकिन संजय राउत बड़े खुश हैं और तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, जरा सुनिए। चरण का मतदान होना है और मतदान भी हो रहा है, तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं आपको? तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। राजनीति में सुर किस तरह से बदल जाते हैं आप सुन रहे थे संजय राउत, शिवसेना के प्रवक्ता को राज्यसभा सांसद भी हैं। तेजस्वी यादव से ही उम्मीद है, ये उम्मीद जताते हुए वो नजर आ रहे हैं। 1 साल पहले ही कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई और अब उसकी सारी की सारी निगाहें महागठबंधन की जीत पर बिहार में टिकी हुई हैं। बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है। किसका होगा राज तिलक, इसी सवाल के साथ फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। 15 जिलों की 78 सीटों पर लगातार सुबह से ही मतदान जारी है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बढ़ चढ़ कर कैसे मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल की 24 सीटें हैं, कोसी और साथ ही मिथिलांचल की कई महत्वपूर्ण सीटों पर ये वोटिंग, जहां पर बढ़ चढ़कर मतदाता आगे आ रहे हैं और इस मतदान का हिस्सा बन रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। सबसे बड़ी कवरेज आज तक पर लगातार जारी है, कहीं जाइएगा मत, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।